Assalamu alaikum. So we are about to start our class. Just make sure कि जो बच्चे आखिरी क्लास लीव करके आ रहे हैं वो आ जाए इंग्लिश की. हम कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स और उसमें एक ही रिएक्शन था, उसे हमने पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. रिएक्शन तो कर लिया था और उस रिएक्शन में ही जो मसला सामने आया उसके पेश नज़र फैसला हुआ कि हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे ताकि ये समझ सकें कि जब हेलोजन अल्केन में सब्स्टिट्यूट होते हैं तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस की तरह एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करने के बाद रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है और ये रिएक्शन कंटिन्यूस या चेन रिएक्शन क्यों होता है और सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस क्यों करता है. तो इस बात का जवाब इसके मैकेनिज्म से हमें मिलना है जिसका नाम रखा गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. आपसे कहा गया कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज से टूटता है, इस तरह के दो एटम जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, तो फिर दोनों टुकड़े जो हैं वो रेडिकल्स कहलाते हैं. तो रेडिकल ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप है जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक वैलेंसी रहती हो. तो इसलिए हमने उनको कहा रेडिकल. रेडिकल हर उस रिएक्शन में बनते हैं जिन रिएक्शंस में कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं. तो इसलिए रेडिकल का नाम लेना या रेडिकल का किसी रिएक्शन के दौरान बनना ये कोई अनहोनी बात नहीं है. इशू ये है कि रेडिकल जब किसी रिएक्शन के दौरान बनते हैं तो उनकी लाइफ बहुत मुख्तसर होती है. वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बनते हैं और फौरन दूसरे रेडिकल्स के साथ मिलकर अपने आप को न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं. इस रिएक्शन की खास बात सिर्फ ये है कि यहाँ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से रेडिकल की लाइफ ज़्यादा हो जाती है और वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज़ दी abnormal or different thing happen in this reaction. तो इसी के लिए हमने कहा था आइए इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं और ये काम हमने लास्ट टाइम शुरू किया था विद द एग्जांपल ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. मीथेन का एक हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह क्लोरोमीथेन बनता है. सिर्फ फर्स्ट स्टेप, हमने तो 4 लिखे थे ना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म देखेंगे और उसी से हमें समझ आ जाएगी कि रिएक्शन चेन क्यों हुआ. तो पहला स्टेप हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम, which was initiation step. लफ्ज इनिशियल से निकला है और उसमें हमने ये बताया था how it begins. तो तमाम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन में रेडिकल बनने का प्रोसेस सनलाइट की वजह से होता है और एक मॉलिक्यूल जो अमूमन हेलोजनी होते हैं वो सनलाइट की वजह से अपने रेडिकल्स में टूटते हैं. तो यहाँ तो कम से कम ऐसा ही हुआ. अगर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ रहे हैं तो पहले स्टेप में क्लोरीन मॉलिक्यूल सनलाइट की वजह से क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है. ये पहला स्टेप हुआ, रेडिकल बन गए. अब इसका दूसरा स्टेप कहलाता है प्रोपगेशन स्टेप. और इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेप a free radical attacks on molecule to form a new free radical and new molecule. यानी अगर एक रेडिकल एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो नतीजे में एक मॉलिक्यूल और एक रेडिकल ही बनता है, बस उनकी नेचर चेंज हो जाती है. नया रेडिकल बनता है, नया मॉलिक्यूल. जैसे ही आपने क्लोरीन का फ्री रेडिकल सनलाइट से बनाया, अब आप अगर रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन और मीथेन का, तो दोनों गैसेस को आपने एक ही सिलेंडर में रखा और उसे धूप में रख दिया. सनलाइट से क्लोरीन के मॉलिक्यूल टूटने शुरू हुए और उनके रेडिकल्स बनने शुरू हुए. जैसे ही पहला क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा
और उससे 2 रेडिकल्स बनेंगे। वो रेडिकल्स चूंकि अनस्टेबल हैं, वो फौरन तलाश करेंगे कोई चीज जिससे वो रिएक्शन कर सकें, और वो चीज उधर सिर्फ एक ही है और वो है मीथेन। अब क्या होगा? अब आपको ये समझना है कि मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर बैठे हैं। ये मैंने समझाने के लिए इसका डॉट क्रॉस मॉडल बना दिया। आई होप हम में से हर एक इस डॉट क्रॉस मॉडल को समझता है। इसमें शो किया गया है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन सफर फर्ज कर लें डॉट हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस हैं। तो हर हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंसी भी 4, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर, 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल को दरअसल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर सके। तो वो कार्बन के साथ मौजूद 4 में से किसी भी एक हाइड्रोजन को अपने साथ किस तरह मिलाएगा? इस तरह मिलाएगा कि वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन से अलग करके आए, ना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर आए और ना कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर आए। दोनों बातें काबिल कबूल नहीं है। हाइड्रोजन को सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आना है, यानी रेडिकल की सूरत में आना है, ताकि क्लोरीन के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर सके। तो जब वो ऐसा करेगा तो पीछे क्या बचेगा? पीछे एक ऐसा कार्बन बचेगा जिसके 3 तरफ तो हाइड्रोजन मौजूद है, मगर एक तरफ उसका इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन समेत भाग गया। इस तरह आप खुद कहेंगे कि ये CH3 है। हम इसका बहुत नाम लेते हैं, मिथाइल ग्रुप करते रहते हैं। असल में ये मिथाइल एक रेडिकल है, क्योंकि इस मिथाइल में कार्बन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन से तो प्रॉपर बॉन्डिंग की हुई है, चौथा अनपेयर्ड रह गया है। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रेडिकल है। तो जो प्रॉपर नाम है उस अल्काइल ग्रुप का, जिसे आज तक हम अल्काइल ग्रुप कहते रहे, वो है रेडिकल, क्योंकि उनमें कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है। तो अब ये क्या होगा कि क्लोरीन रेडिकल मीथेन पर हमला करेगा, उसके एक हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाकर HCl बना लेगा। इस तरह आप क्लोरीन का रेडिकल प्रॉपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, HCl बनाया, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन ऐसा करने पर उसने मीथेन को एक हाइड्रोजन से महरूम कर दिया। अब मीथेन बन गया मीथाइल। याद रहे, रेडिकल्स लिखने का एक तरीका यही है जिसको अभी हम फॉलो कर रहे हैं कि माथे पे डॉट बना दीजिए, लेकिन हम रेडिकल को ऐसे भी लिखते हैं कि हम CH3 लिखकर आगे एक डैश लगा दें। इस डैश का मतलब है कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड अभी और बना सकता है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे भी रेडिकल्स को लिखा जाता है, ऐसे भी, लेकिन रिएक्शंस में हम हमेशा डॉट की मदद से लिखा करेंगे, जैसे अभी हमने लिखा है। तो अब क्लोरीन ने मीथेन पर हमला किया, HCl और मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया। तो मेरी ऊपर की शर्त पूरी हो रही है कि इस स्टेप में एक फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल पर हमला करके एक नया फ्री रेडिकल और एक नया मॉलिक्यूल बना देता है। तो रिएक्शन से पहले हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल था जिसने मीथेन मॉलिक्यूल पर हमला किया, और उसके नतीजे में हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बना दिया नया, और मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया। हम इस रिएक्शन को प्रोपोगेशन स्टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के नतीजे में रेडिकल्स की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेडिकल की नेचर बदल जाती है। यानी सनलाइट ने तो क्लोरीन रेडिकल बनाया था, प्रोपोगेशन स्टेप से नए नए रेडिकल बनने लगते हैं। तो अब वो चूंकि नए नए रेडिकल बनने लगते हैं, इसलिए हम इसे प्रोपोगेशन कहते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बनाए थे, तो इसको हटाते हैं ताकि आगे हम अपनी बात लिख सकें। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये हो गई बात, ये इस रिएक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं क्लोरीन in above equation
क्लोरीन फ्री रेडिकल attacks on methane molecule to form hydrogen chloride and methyl free radical। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा आपको एक चीज रियलाइज करनी है। मैंने इस रिएक्शन में 1 मोल मीथेन और 1 मोल क्लोरीन यूज किया है। 1 मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, एक बहुत ह्यूज नंबर है। सूरज की रोशनी से एक साथ पूरे 1 मोल मॉलिक्यूल नहीं रेडिकल्स में टूटेंगे, जिससे सूरज का में मौजूद फोटोन टकराएगा, सिर्फ वही क्लोरीन टूटेगा। तो फर्स्ट कर लीजिए, जब रिएक्शन शुरू हुआ इन वेरी फर्स्ट मिनट, अगर 0.1 मोल क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए थे, उनसे फ्री रेडिकल बना, उसने मीथेन पर हमला किया और मीथेन से मिथाइल फ्री रेडिकल बना। इस मौके पर जब मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, हमारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का अभी सिर्फ 0.1 मॉलिक्यूल्स टूटे हैं, 0.9 क्लोरीन अभी भी मौजूद हैं। तो जैसे ही ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, इसे अपने आसपास 90% क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी आ गई ना कि नाउ this free radical, now this methyl free radical react with chlorine molecule to form chloromethane and another chlorine free radical। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, वहां जो इतने सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल अभी बचे हुए हैं, जो अभी सनलाइट से की वजह से डिसोसिएट नहीं हुए हैं, ये उनसे रिएक्शन करेगा। तो ये भी एक प्रोपगेशन की इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि एक रेडिकल एक मॉलिक्यूल से मिल रहा है। और अब क्या बनेगा, दो में से एक क्लोरीन CH3Cl इधर जगह ले लेगा, मिथाइल के साथ एक क्लोरीन मिल गया और एक क्लोरीन अलग हो गया। तो जो एक क्लोरीन अलग हो गया वो रेडिकल की सूरत में हुआ। तो इस तरह मिथाइल फ्री रेडिकल के क्लोरीन मॉलिक्यूल से मिलने के नतीजे में क्लोरोमीथेन बना, जो कि एक मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। तो अब आप क्या रियलाइज करेंगे कि जो जिस स्टेप का हम मैकेनिज्म लिख रहे थे वो थी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की इक्वेशन में क्या होता है कि मीथेन क्लोरीन से मिलता है और क्लोरोमीथेन और HCl बनाता है। अगर आप नोटिस करें तो HCl हमने इधर बना दिया और क्लोरोमीथेन हमने इधर बना दिया। इसका मतलब है हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया, मीथेन के एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया। ठीक है, ये रिएक्शन किसकी वजह से हुआ था सर? फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन की वजह से हुआ था। वो फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन तो अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही मौजूद है। अगर क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने मीथेन से हाइड्रोजन रिप्लेस करवाया था, तो वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल तो अभी भी मौजूद है, तो ये फिर से हाइड्रोजन रिमूव करके रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है, रिएक्शन तो नहीं रुकने वाला। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा ये देखिए कहानी क्या बनी कि क्लोरीन के रेडिकल्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ये जो नया क्लोरीन का रेडिकल बन गया प्रोपोगेशन की वजह से, ये इस रिएक्शन को आगे तक कंटिन्यू रखता है और ये रिएक्शन चेन रिएक्शन के तौर पर चलता रहता है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये क्लोरीन रेडिकल जो अब प्रोपोगेशन के स्टेप में बना है, ये सूरज की रोशनी से नहीं बना है, ये प्रोपोगेशन के स्टेप से बना है।
और अभी तक जो 2 स्टेप आपने लिखे हैं उससे सनलाइट की वजह से भी क्लोरीन रेडिकल बन रहे हैं और प्रोपगेशन के स्टेप की वजह से भी क्लोरीन रेडिकल बन रहे हैं। जब क्लोरीन रेडिकल बनते जा रहे हैं और उनके रुकने की कोई सूरत ही नहीं निकल रही तो रिएक्शन क्यों रुकेगा? वो भी उस वक्त तक होता रहेगा जब तक क्लोरीन रेडिकल मौजूद है। दैट्स व्हाई हम इस रिएक्शन को लिखने के साथ ही ये बात लिखते हैं कि दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल is responsible for chain reaction। तो क्या ये रिएक्शन रुकने की कोई सबील पैदा नहीं हो सकती? हमने कहा आप खुद सोचिए, आपके पास सूरज की रोशनी जब तक रहेगी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स उस वक्त तक टूटते रहेंगे। और मैंने खास तौर पर आपसे कहा था जब मैंने 4 स्टेप्स लिखे थे मीथेन की हैलोजिनेशन के, कि अगर क्लोरीन गैस को ही हम रोक दें, बंद कर दें, तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन मौजूद है तो फिर भाई जब तक क्लोरीन मौजूद है सूरज की रोशनी में उसके रेडिकल्स बनते रहेंगे और जब तक वो रेडिकल्स बनते रहेंगे रिएक्शन चलता रहेगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ गया कि रेडिकल सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से नहीं बन रहे, बल्कि ये जो प्रोपगेशन का स्टेप हो रहा है जिसमें एक रेडिकल एक मॉलिक्यूल से मिलता है, इससे भी क्लोरीन का रेडिकल बन रहा है, धमाधड़ बने जा रहे हैं। तो भाई ये रुकेंगे कैसे? देखा, रुकने का सिर्फ एक ही चांस है जो आपके भी दिमाग में कहीं आ रहा होगा। वो चांस ये है कि अगर इत्तेफाक से 2 रेडिकल आपस में मिल जाए तब ये रिएक्शन टर्मिनेशन की तरफ या अख्ताम की तरफ जा सकता है। अकल से फैसला कीजिए, 2 रेडिकल्स एक दूसरे से क्यों मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब हमारे गैस सिलेंडर में जिसमें हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें रेडिकल्स की तादाद मॉलिक्यूल्स की तादाद से ज्यादा हो जाए। रिएक्शन शुरू हुआ है तो उसमें 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल है, सिर्फ मॉलिक्यूल है। सूरज की रोशनी से क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की कुछ तादाद ने रेडिकल बनाया, तो अब सूरत हाल क्या है? थोड़े से रेडिकल बने हैं लेकिन बाकी सारे मॉलिक्यूल हैं। तो जब आपके पास रेडिकल कम और मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो किस बात की उम्मीद होगी? कि रेडिकल मॉलिक्यूल से टकराएगा, ठीक है। और जब रेडिकल मॉलिक्यूल से टकराएगा और आहिस्ता आहिस्ता रेडिकल्स की तादाद बढ़ेगी, तो जैसे ही ये सिचुएशन आएगी, अब चाहे वो 1 घंटे बाद आए, आधे घंटे बाद आए या 10 मिनट बाद आए, कि रेडिकल्स ज्यादा हो गए हैं और मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, तब आप कहेंगे कि अब इस बात का चांस है कि एक रेडिकल के सामने एक और रेडिकल आ जाए। वरना जब तक अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है चांसेस इसी बात के ज्यादा है कि रेडिकल जहां जाएंगे सामने एक मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप इसका कहलाता है टर्मिनेशन स्टेप। और टर्मिनेशन स्टेप तब होता है जब इनिशिएशन और प्रोपगेशन स्टेप से इतने सारे रेडिकल बन जाएं कि रेडिकल्स की तादाद ज्यादा और मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाए। तो उस वक्त तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता है बहरहाल। तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अब तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें कहा गया कि इन दिस स्टेप two free radicals combine to form molecule। तो एक उम्मीद क्या है कि वो जो मिथाइल फ्री रेडिकल आपने बनाया था, मैंने उसका रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल से करवाया, इसलिए कि जब पहले मिथाइल रेडिकल बनेगा बिल्कुल शुरू में, तो उस वक्त आसपास रेडिकल बहुत ही कम होंगे और मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा होंगे। इसलिए इस बात की उम्मीद बड़ी कम है कि मिथाइल को कोई रेडिकल मिल जाए, उसकी मुलाकात क्लोरीन मॉलिक्यूल से होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए काफी देर तक सनलाइट मौजूद रही है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आधे से ज्यादा टूट जाएंगे। जब वो आधे से ज्यादा टूट जाएंगे तब इस बात का चांस होगा कि जो मिथाइल रेडिकल है वो किसी क्लोरीन रेडिकल से मिले और क्लोरोमीथेन बना दे। इसका फायदा ये होगा कि 2 रेडिकल मिले और एक नया मॉलिक्यूल बन गया, तो रेडिकल्स कम हुए और मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने लगे। तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 मिथाइल आपस में मिल जाएं। अगर ऐसा होगा तो एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज बन जाएगी और वो है ईथेन।
यानी इवन ये भी पॉसिबल है कि आप कर रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन और आपको मिल रहा है इथेन। और एक पॉसिबिलिटी ये तो खैर है ही है कि क्लोरीन और क्लोरीन रेडिकल आपस में मिल जाएं और वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दें जिन्हें फिर सनलाइट तोड़ देगी, जाहिर सी बात है। सो दीज आर द 3 पॉसिबल टर्मिनेशन स्टेप्स जो वहां हो सकते हैं। तो इस तरह ये पूरा मैकेनिज्म हमें ये समझा रहा है कि चूंकि रिएक्ट सनलाइट से बनने वाले फ्री रेडिकल थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए जब तक टर्मिनेशन के जरिए उनकी तादाद ख़त्म नहीं हो जाती, वो या तो बनते हैं या प्रोपोगेट होते हैं और उसके नतीजे में वो हर पॉसिबल रिएक्शन करते हैं। यानी मीथेन के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हों और उसकी जगह क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन तो बनेगा ही। हमें यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है कि अगर ये रिएक्शन होगा तो इससे ईथेन भी बनने के चांसेस हैं। तो प्रैक्टिकली देखा ये गया है कि अगर इस रिएक्शन को हम फ्री हैंड दे दें, यानी मुसलसल क्लोरीन सप्लाई करते रहें और ये रिएक्शन मुसलसल रेडिकल्स बनाता रहे, तो फिर इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनने की उम्मीदें होती हैं। अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब थोड़ी देर हो जाए रिएक्शन को तो फिर आप क्लोरीन की सप्लाई बंद कर दें या उसे अंधेरे में रख दें, ताकि सनलाइट मिलेगी नहीं तो फिर फ्री रेडिकल्स बनना बंद हो जाएंगे। जब वो बनना बंद हो जाएंगे तो या तो फिर वो प्रोपोगेशन करेंगे या फिर टर्मिनेशन करेंगे। इस तरह धीरे धीरे उनकी तादाद कम होकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये रिएक्शन इस तरह से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि चूंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की एग्जिस्टेंस अगर रहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कम से कम खुद से ख़त्म नहीं हो सकता। आपको बड़ी चालाकी और समझदारी से इसे एंड करना पड़ता है और इस तरह ये सारे प्रोडक्ट जो हमने बताए हैं ये सारे के सारे बनते हैं। तो ये तो अब समझाने की बात हो गई, लेकिन अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 5 या कहिए पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल में 2 मरतबा ये सवाल आया है। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा 3 बड़े मैकेनिज्म, इनफैक्ट 4 बड़े मैकेनिज्म आपने पढ़ने हैं अपने पूरे सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक में, जिसमें से ये पहला था और ये कंपैरेटिवली सबसे कम पूछा गया है। अगर ये 10 साल में 2 दफ़ा पूछा गया है तो ये इसलिए सबसे कम है कि बाकी के 3 जो हैं वो तकरीबन हर साल ही पूछे जाते हैं, इसलिए उनकी अहमियत इससे ज़्यादा है और ये सबसे आसान वाला है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 स्टेप्स हैं, तीनों के साथ आपने थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी एंड दैट्स इट। तो ये बात हो गई जनाब पूरी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन या सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन्स में। एक ही रिएक्शन था, पहले वो रिएक्शन पढ़ा गया और अब उसके मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स पढ़े गए। अल्केन्स के रिएक्शन इसका मतलब है ख़त्म हो गए, क्योंकि आपने कहा था उसका सिर्फ एक ही रिएक्शन है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, उसका सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में था। सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन इसके अलावा नाइट्रेशन से भी करता है, सल्फोनेशन से भी करता है, लेकिन ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उनका तस्करा करने की जरूरत ही नहीं है। अलबत्ता एक और रिएक्शन है जिसका तस्करा हम करेंगे, वो हम गिनती में नहीं लाए, कहा ही नहीं कि और भी कोई रिएक्शन है, इसलिए कि वो रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, वो अल्केन का एक ऐसा रिएक्शन है जो अहमियत के लिहाज से अल्केन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है। और वो क्या है? वो है कंबस्शन। भाई इनका तारुफ आपसे कराया ही इसी सेंस में था हमने। अल्केन के पहले 4 मेंबर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नेचुरल गैस में होते हैं। उसके बाद के जो मेंबर हैं जिनमें 17 कार्बन तक हो सकते हैं, वो सारे लिक्विड होते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इन सब में इस्तेमाल होते हैं, ये सब फ्यूल है। तो अल्केन्स का सबसे बड़ा कमर्शियल इस्तेमाल ही यही है कि तमाम अल्केन्स फ्यूल है। फ्यूल ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जिन्हें जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो रिएक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सोथर्मिक होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त हीट प्रोड्यूस करता है। ये हीट फिर हम मुख्तलिफ कामों को करने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते ये हैं कि जब हम अल्केन्स को हवा में जलाते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इज कॉल्ड बर्निंग और कंबस्शन। तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें भी बनती होंगी। अमूमन अल्केन्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हीट निकलती है जिससे फ्लेम बनता है। तो नेचुरल गैस को चूल्हों में जलाकर भी आग लगती है। पेट्रोल को हम जब गाड़ी के इंजन में जलाते हैं तो भी इसी तरह की आग लगती है, जिसकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम मुख्तलिफ पर्पज़ में यूज़ करते हैं।
तो ये रिएक्शन जो है ये सिर्फ अल्केन का नहीं है, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स का। इसीलिए हमने इसे खास तौर पर अल्केन के रिएक्शंस में नहीं गिना, क्योंकि अब मैं जब इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो ये को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जनरल इक्वेशन होगी। ये सिर्फ अल्केन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, बल्कि ये अल्कीन और अल्काइन को भी रिप्रेजेंट करेगी। और जो इक्वेशन मैं अभी यहाँ लिखूंगा वो समझिए जब मैं अल्कीन पढ़ाऊंगा तो भी लिखूंगा, जब मैं अल्काइन पढ़ाऊंगा तो याद दहानी के लिए फिर तीसरी दफ़ा लिखूंगा और एक ही इक्वेशन होगी। और इसकी जनरल इक्वेशन को इसलिए इस तरह लिखते हैं कि चूंकि ये अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों के लिए है, तो फिर अल्केन का सिंबल तो नहीं बनाना चाहिए मुझे जनरल इक्वेशन में, बल्कि मैं लिखता हूं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, इवन इसमें साइक्लो अल्केन भी शामिल होगा, इसका मतलब है कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके पास हो और आप उसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलाएं या जलाएं, इसे कह लें आप, बर्न करें इसे एयर में, तो इसका मतलब होगा एयर में जितनी भी गैसेस हैं बर्निंग में सिर्फ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, नाइट्रोजन कुछ नहीं करती उसमें, या नोबल गैसेस कुछ नहीं करती। तो हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन से मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब है दो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है वाटर। और चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़बरदस्त हीट निकलती है। अमूमन इक्वेशन की लिखते वक्त हम ये हीट का तस्करा नहीं करते, लेकिन इस वक्त मैंने जानबूझ के अपनी बात समझाने के लिए लिखा है। तो तमाम अल्केन्स, तमाम अल्कीन्स, तमाम अल्काइंस, तमाम दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हवा में जलने पर यही रिएक्शन करेंगे। यानी यहाँ तो जनरल इक्वेशन का मामला ही नहीं है। जनरल इक्वेशन में तो फिर भी आपको देखना होता था कौन सा रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाए। हम तो आपको कह रहे हैं फिक्स हो गया, बस आप यहाँ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखिए, बाकी सब चीज़ें यही हैं। तो फिर फ़र्क क्या होगा? फ़र्क जाहिर सी बात है ये होगा कि जब आप मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स लिखेंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद में फ़र्क होगा, तो इक्वेशन की बैलेंसिंग पर फ़र्क पड़ेगा। दैट्स इट, हर दफ़ा इक्वेशन यही है। तो इसका मतलब है अब चूंकि अल्केन की कंबस्शन के हिसाब से बात हो रही है, तो कुछ अल्केन्स की एग्जांपल लिख लेते हैं। मसलन अगर हाइड्रोकार्बन है मीथेन और आप उसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो जैसे कि इक्वेशन ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, आंखें बंद करके कहिए। चाहे तो लिख दें कि हीट बनती है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। इक्वेशन में अमूमन हम इस किस्म की बातें नहीं बताते। ये हो गई इक्वेशन, काम क्या करना है, बैलेंस कर दीजिए, इसे खत्म। तो अब बैलेंसिंग भी बड़ी आसान है। इसके लिए बस इतना ख्याल रखना है तरतीब का, हमेशा पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे। तो अब कार्बन यहाँ पर एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 है, तो प्रोडक्ट में 4 करने के लिए आप वाटर को डबल कर दीजिए, तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बारी आ गई ऑक्सीजन की। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन CO2 में 2 है और 2 वाटर लिखा है, तो वहाँ भी 2 हो गए। तो प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में आप O2 के साथ 2 लगा दें, तो ये बैलेंस हो गया। अगर ऐसे करेंगे हमेशा आपका काम बड़ा आसान होगा। तो ये मीथेन के साथ हो गया। आप जो चाहें अल्केन यहाँ लिख दें। अब आपने कहा दूसरा अल्केन है ईथेन C2H6, इसे भी ऑक्सीजन से मिलाएं, बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब वही बैलेंसिंग का तरीका अपनाइए। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड डबल कर दीजिए, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में? C2H6 लिखा है, 6 हैं, तो आप वाटर के साथ 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन गिनिए गौर से, तो 2 CO2 लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए? 4, यहाँ हो गए 4। वाटर में 3 वाटर लिखा है, कितने ऑक्सीजन हो गए? 3, दोनों को जमा किया 4 + 3, तो ये हो गए 7। अब रिएक्टेंट में O2 है, O2 को जाहिर सी बात है वो तो 2 O2 है, 2 के टेबल में तो 7 आता ही नहीं है, तो हम फंस गए। ये क्या हो गया? तो इसकी बहुत आसान सी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप देखें कि प्रोडक्ट में ऑड नंबर में ऑक्सीजन आ रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन को ट्वाइस कर देते हैं। यानी अब आप ईथेन से पहले 2 लगाइए। अब कार्बन कितने हो गए? कार्बन हो गए जनाब 4, तो आप यहाँ पर कर दीजिए 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12, तो आप यहाँ पर कर दीजिए 12। अब गिनिए ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 8 और 12 यहाँ पर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 12 हाइड्रोजन करने के लिए आप लिखेंगे 6। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, तो 8 + 6 ये हो गए टोटल 14, तो अब आप यहाँ 7 लगा सकते हैं। ये 2 जो मैंने आपके सामने बैलेंसिंग की है, बस यही बैलेंसिंग की 2 ट्रिक्स हैं जो हर हाइड्रोकार्बन्स में इस्तेमाल होंगी। यानी
या तो ये वाला केस होगा जो मीथेन में हुआ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान था कि बस आप पहले कार्बन बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन, और आपको जो ऑक्सीजन मिलेंगे वो इवन नंबर में होगा, ऑक्सीजन भी आराम से बैलेंस हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी वो है जो ईथेन में आई है कि जब आपने नॉर्मल तरीके से बैलेंस किया तो ऑक्सीजन की तादाद ऑड नंबर में आ रही थी, तो आपने फौरन पूरी इक्वेशन को ट्वाइस कर दिया, मामला हल हो गया। तो एक अल्केन ऐसा होगा जिसमें ट्वाइस करना पड़ेगा, एक ऐसा होगा जिसमें नहीं करना पड़ेगा, और बड़ा सिस्टमैटिक अंदाज है। आइए एक और एग्जाम्पल करता हूँ। तीसरा कौन सा होता है? प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। यहाँ पर वही होगा जो मीथेन में हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग हो जाएगी। इक्वेशन तो वही है ना, O2 CO2 प्लस वाटर। बैलेंस करें, 3 कार्बन है यहाँ 3 लगा दिया, 8 हाइड्रोजन है यहाँ 4 लगा दिया। तो अब 3 कार्बन डाइऑक्साइड में 6 ऑक्सीजन है और 4 वाटर में 4 ऑक्सीजन है, टोटल हो गए 10। तो यहाँ पर आ गया 5। कोई ट्वाइस नहीं करना पड़ा, ये शराफत से बैलेंस हो गई। तो मैंने जैसे कहा ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो मीथेन शराफत से बैलेंस हुई, ईथेन ने ट्वाइस किया। प्रोपेन आराम से बैलेंस हो गई। तो अब ब्यूटेन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको पहले से मेंटली रेडी हो जाए, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो C4H10 ये कौन है? ब्यूटेन। फौरन करें बैलेंस। इक्वेशन तो खैर अब वही है, O2 लिखेंगे। इसका फायदा एक यही है कि कम से कम इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बैलेंसिंग में थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करना है। तो अब C4H10 में पहले पहल करने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप यहाँ 4 लगाएंगे तो ये कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ 5 लगाएंगे, तो वाटर भी 10 हो गए, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में 4 2 8 और वाटर में 5, तो ये बनते हैं 13 ऑड नंबर है। तो आप फौरन समझ गए कि आपको पूरी इक्वेशन ट्वाइस करनी पड़ेगी। तो जब आपने C2H4 को ट्वाइस किया तो कार्बन हो गए 8, तो यहाँ पर आ गया 8। जब आपने C4H10 को ट्वाइस किया तो हाइड्रोजन हो गए 20 का मतलब है यहाँ पर आएगा 10। और अब जब आप देखेंगे तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड में 16 ऑक्सीजन है और 10 वाटर में 10, टोटल हो गए 26, और 26 के लिए यहाँ आ जाएगा 13। तो ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस हो गई। तो अब आप चाहें तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन के साथ ऐसी प्रैक्टिस करके देख लें, आपको यही नजर आएगा कि मीथेन और प्रोपेन की तरह पेंटेन भी शराफत से बैलेंस होगी, और ईथेन और ब्यूटेन की तरह हेक्सेन को बैलेंस करने के लिए आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात का ख्याल रहे। और ये बातें अभी मैंने अल्कीन की एग्जाम्पल से लिखी हैं, जब हम अल्कीन पढ़ लेंगे तो यही बातें अल्कीन में भी इसी तरह आएंगी, कोई फर्क नहीं होगा। तो अब ये हमारा अल्केन का सारा हिसाब किताब खत्म हो गया। इसके 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे, और अब अगर आप कंबस्टन को भी गिन लेते हैं रिएक्शन में, तो अब 2 रिएक्शंस हुए। एक जरा तफसील से हो गया था कि उसमें मैकेनिज्म भी आ गया, और इसमें सिर्फ एक इक्वेशन थी। और फायदा ये था कि अब ये इक्वेशन अल्कीन अल्काइन में भी हमारे इसी तरह काम आएगी। अब चंद छोटी छोटी सी बातें देख लें MCQs के हवाले से बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। तो केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन को करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारी किताब में चूंकि इन्हें अल्केन्स को पूरा कवर करवा दिया केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस MCQs में आते हैं। अब वैसी बात है, यूजेस तो इंडिविजुअल मेंबर्स के होंगे। तो मीथेन और ईथेन किस काम आते हैं, और मीथेन और ईथेन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें आनी चाहिए। तो अगर वो भी हम यहाँ लिख लें तो ये कहीं ब्लैंक्स में हमारे काम आ सकती हैं। तो पहले लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। यही लिखा था होमोलोगस सीरीज में आपने कि एक ही होमोलोगस सीरीज के तमाम मेंबर्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं। अलबत्ता फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं जैसे जैसे कार्बन एटम्स का इजाफा होता जाता है। तो यस, दे ऑल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये नहीं कह सकते कि सारे अल्केन्स को यूं कह दो, और वो हमें इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी। तो अब मीथेन की पहली बात, इट इज a colorless, odorless and non-poisonous gas.
दूसरी बात, अच्छा इसका मतलब इसका कोई कलर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। हमारे चूल्हों से मीथेन गैस ही निकलती है, सुई गैस जिसे आप कहते हैं, उसकी तो स्मेल होती है। तो उसकी स्मेल इसलिए होती है कि हम सुई गैस के अंदर खास तौर पर एक ऑर्डर वाली गैस को मिक्स करते हैं, उसका नाम है, ऐसी याद रख लें, कहीं किताब में नहीं है हमारे, लेकिन हमारी जनरल नॉलेज में आ जाएगा, उसका नाम है मिथाइल मर्सेप्टेन। तो हम ये सॉरी इथाइल मर्सेप्टेन, ये वो गैस है जिसकी स्मेल आप सूंघते हैं जब सुई गैस चूल्हे में जलती है, तो जो स्मेल आती है वो इस गैस की होती है। और ये इसीलिए खास तौर पर मिक्स की जाती है कि मीथेन की तो स्मेल होती नहीं है, अगर कभी लीक हो गई तो किसी को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये लीक हो गई, तो फिर तो धमाके ही होंगे ना। तो अब चूंकि ये गैस इसमें मिक्स होती है, तो कहीं से भी अगर सुई गैस लीक कर रही हो तो हमें फौरन पता चल जाता है कि यहाँ से ये गैस लीक कर रही है। तो इट इज स्लाइटली soluble in water और अमूमन हम इसके लिए ये कहते हैं कि इसकी सॉलिबिलिटी पानी में 5% है, यानी 5 ml मीथेन dissolves in 100 ml water. It is symmetrical and non-polar molecule। चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो दोनों के दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। और मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल है, जो कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हमने इसका नाम सिमेट्रिकल रखा। जब हम ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस पर और बातें कर लेंगे। और आखिरी बात यह है कि मीथेन हवा से हल्की है, इट इज लाइटर देन air, and when liquefied it is less denser than water। जब इस गैस को हम लिक्विफाई करें, ठंडा करके, तो ये पानी से हल्की होती है, यानी इसकी डेंसिटी पानी से हल्की है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मीथेन की। अल्केन के चूंकि 2 मेंबर्स हमारे बुक में डिस्कस हुए हैं, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथेन। और उसके लिए भी गैस है, तो इसके लिए भी सिर्फ यही बात है, इट इज कलरलेस गैस its boiling point is -89 degree centigrade और तीसरी बात, it is sparingly soluble in water, यानी पानी में ये बहुत थोड़ी सी डिसॉल्व होती है। sparingly is for slightly but readily soluble in ethanol। इथेनॉल में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज के लिए था, जो स्टफ मैंने आपके लिए लिखा। इसी तरह यूजेस ऑफ मीथेन, सबको पता है, इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। हम घरों में जो चूल्हे में गैस इस्तेमाल करते हैं वो यही है।
it is used in the manufacture of methanol, इसे हम मिथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ब्लैक और पॉलिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये इसके दो यूजेस हैं। इथेन के अलग से कोई यूजेस बुक ने डिस्कस नहीं किए, तो ये हमारा पूरा काम खत्म हो गया। तो ये हो गई केमिस्ट्री ऑफ अल्केन, यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया। अब याद रहे 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और 2 रिएक्शंस, टोटल 7 रिएक्शंस थे, लेकिन हमने उन सब की बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं। तो इसका ये नहीं मतलब लेना कि हर एग्जांपल के रट्टे लगाने शुरू कर दें। हमने वो एग्जांपल इसलिए लिखी ताकि आप रिएक्शन की लॉजिक समझें और कोई